कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं थोड़ा। बहुत दिन हो गया पॉलिटी की क्लास की है आप लोगों को। लगभग 1 महीने भी हो गए होंगे कि हमारी क्लास लगी हो। लास्ट मंथ में लगी थी। ठीक है। क्योंकि पॉलिटी पढ़ते पढ़ते हो सकता है आप लोग भी बोर हो गए हों, लगातार उसी की क्लासेस लॉकडाउन पीरियड में चली थी। तो इसी के बाद हम जुड़े हैं और आगे चल के टॉपिक को लेके चलेंगे। जहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया था तो हम लोगों का चल क्या रहा था, जुडिशरी। जुडिशरी हम लोगों का चल रहा था, भारतीय न्यायपालिका। इसको हम लोग अब ख़त्म कर इसी टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। लेकिन पहले कुछ बातें और समझा दूँ जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि नए बच्चे भी कुछ जुड़े हैं जो ग्रुप पे जुड़े गए थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो देखिए, अब आप लोगों की लगभग सभी क्लासेस अप टू डेट चलना शुरू हो गई हैं। आप लोगों की एक समस्या थी इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स भी आपकी क्लास एकदम रेगुलर चल रही है। ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद करंट अफेयर की रेगुलर क्लास चल रही है। तो अब क्लासेज जब रेगुलर हो गई हैं अब, तो आप लोगों को हर सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट का जो प्रावधान है वो केवल एक प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो भी अब सॉल्व कर लिया गया है। अब आप लोगों का इस वीक से गूगल शीट पे टेस्ट होगा। ठीक है। और चूंकि अभी पिछले टाइम में पिछले 2 हफ्ता से आप लोगों को देखे होंगे शेड्यूल में टेस्ट था, बट हो नहीं पा रहा था, कंडक्ट नहीं हो पा रहा था। बिकॉज अब मेन प्रॉब्लम क्या थी, टाइपिंग की। तो वो सारी समस्याएं अब सॉल्व कर ली गई हैं। अब इस वीक में आप लोगों की टेस्ट शुरू होगा। अब हम लोग कुछ बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड कि किन टॉपिक का टेस्ट होगा। तो टॉपिक नोट कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। दूसरा, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा आपका होगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें आपका जैसे एंग्लो मराठा ये सब क्लास ऋषभ सर ने आपकी ली थी, तो उससे रिलेटेड टॉपिक होंगे। चौथा कौन सा हमारा सब्जेक्ट बचा, वो है इकोनॉमिक्स। तो जो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर थे सर के फर्स्ट वीक में, 3 लेक्चर कौन से माह में, जुलाई में, उस लेक्चर से क्वेश्चन आपके पुट ऑन होंगे। और जो 5वां सब्जेक्ट बच गया वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स में हम देखेंगे तो मार्च और अप्रैल ये 2 माह के हम लोग करंट को कवर करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया जाएंगे 10, 15, 20 जो भी है। और जो तीसरा जो टॉपिक, जो छठा टॉपिक रहेगा हमारा, वो सीसेट के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें मैथ आप मान के चलिए सिलोलिज्म जो रीजनिंग के थे, जो अभी हाल ही में क्लास चली थी, और उसके बाद कल जो क्लास चली थी नंबर सिस्टम। इन्हीं में से आपका पूरा के पूरा इस वीक का टेस्ट होगा। ये टेस्ट आप लोग जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है, जो ऑफलाइन क्लासेस करते थे, कि 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और आपका जो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जैसे यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों ही नेगेटिव मार्किंग करते थे, तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग। और आप लोगों को जो गूगल शीट की जो लिंक है गूगल शीट का, अरे गूगल उस पे गूगल फॉर्म पे जो आप लोगों का होगा, ये आप लोगों को मिल जाएगा सैटरडे की शाम तक। सैटरडे कह रहा हूँ, सॉरी, फ्राइडे की शाम तक आप लोगों को इसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। फ्राइडे की शाम तक। ठीक है। आप उस लिंक को ओपन करेंगे, उसके बाद एक आपको हम डेमो वीडियो देंगे कि कैसे आपको क्या क्या फिलअप करना है। एक डेमो वीडियो होगा, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का, अटैच्ड होगा उससे, कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ये सारी चीज़ें आपको उसी डेमो वीडियो में मिल जाएगी।
तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो यानी टॉपिक जरूर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो सकता है राइटिंग बहुत अच्छी है, आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। पॉलिटी में क्या रहेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। एंशियंट हिस्ट्री में क्या रहेगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या रहेगा? आंग्ल मराठा युद्ध और इससे रिलेटेड। इकोनॉमिक्स में क्या रहेगा? जुलाई माह का जो स्टार्टिंग के 3 वीडियो थे वरुण सर के, वीके त्रिवेदी सर के, वो आपको मिलेंगी। उसके बाद करंट अफेयर में मार्च और अप्रैल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको क्लास दी गई है। और उसके बाद सीसेट में सिलोलिज्म जो और नंबर सिस्टम और इससे रिलेटेड 1-2 और टॉपिक, इतनी आपके टॉपिक रहेंगे। इस पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गया है, 10 अक्टूबर को है यूपीएससी और 24 अक्टूबर को है यूपीपीएससी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पिछले वीक में आप इस सैटरडे में भी आपको टेस्ट के साथ हम लोग का प्रयास रहेगा कि किसी आईएएस या पीसीएस की एक गेस्ट लेक्चर के रूप में मोटिवेशनल क्लास कराई जाए। जैसे लास्ट वीक में हम लोगों ने कराई थी वीके त्रिपाठी सर की, उसी तरह हम लोगों ने इस बार प्रयास किया है। जो सफल हो जाए तो अच्छी बात है। ये है विवेक राज जी, जिनको इनवाइट किया गया है। ये यूपीपीसीएस 2015 के 15 बैच के हैं, जो वर्तमान में एसीसीटी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, ठीक है। तो ये हम लोगों का पूरा प्रोग्राम है, शेड्यूल आपको दे दिया गया है। थोड़ी सी क्लास आज लेट हुई है पॉलिटी की, तो उसके लिए चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो ये हम लोगों का पूरा शेड्यूल रहा। अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं अपनी पॉलिटी की। तो ये बताइए कि हम लोगों का कौन सा टॉपिक चल रहा था? जुडिशरी, न्यायपालिका। और न्यायपालिका में हम लोगों ने क्या खत्म किया, कहाँ तक खत्म कर लिया था? न्यायपालिका में हम लोगों ने खत्म किया था सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की विधि। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की विधि को हम लोगों ने खत्म किया था। उसके आगे अब हम लोग चलेंगे। तो उसी संदर्भ में इसके आगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब देखिए एक तरीके से आप ये भी देखिए कि अब धीमे धीमे आप लोगों का सिलेबस भी कवर हो रहा है। जैसे देखिए पॉलिटी में आपका केवल अब बचा है जुडिशरी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में नीति आयोग और इस तरीके की संस्थाएं, वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल में अंतर्राज्यीय परिषद वगैरह, ठीक है। तो ये सब कराया जाएगा। और इकोनॉमिक्स आपका चल ही रहा है। बचा है केवल आपका साइंस टेक, उसकी भी क्लासेस अब लगेंगी। साइंस टेक और ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट थोड़ा सा पीछे रह रहा है, इसकी भी अब क्लासें कंटिन्यू हो जाएंगी अगले महीने से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहले शुरू करते हैं पॉलिटी के संबंध में। और वो हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था? जुडिशरी। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लें पिछले क्लास का। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जजों को हटाने की विधि के संबंध में पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट को एससी लिख रहा हूं मैं, एससी के जजों को हटाने की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये की प्रक्रिया या प्रोसेस। अब इसको हम लोग थोड़ा जल्दी क्विक देखते हैं, क्विक रिवीजन हो जाए आप लोगों का, क्योंकि पॉलिटी पढ़े बहुत दिन हो गया है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि जजों को हटाने का, सबसे पहले किसी जज को आप हटाएंगे तो उसका आधार क्या है? तो पहले आधार को देखा जाता है। तो आधार क्या होता है? असमर्थता और कदाचार, जो संविधान में दिया गया है कि अगर कोई जज असमर्थ है, वो कार्य करने में सक्षम अब नहीं रहा, तब आप उसको हटा सकते हैं। और या तो फिर क्या है? कदाचार। कदाचार का मतलब क्या हो गया? अनैतिकता, मतलब गलत कार्यों में संलिप्त अगर होते हैं, तो ऐसे 2 परिस्थितियों में उनको हटाने के संबंध में रिजोल्यूशन लाया जा सकता है। तो ये लाया कैसे जाएगा? इसको हम लोग, अगर पिछले लेक्चर को आपको याद होगा, तो हम लोगों ने पूरा के पूरा पढ़ा था कि अगर जजों के संबंध, जजों को हटाने का जो पूरा के पूरा प्रक्रिया है, ये बहुत ही टफ प्रोसेस होता है। कैसे? जिस तरीके से राष्ट्रपति जी का जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है अनुच्छेद इसमें 61 में, तो उसमें क्या होता है कि दोनों सदनों में से कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 से हम उनको हटाते हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे कि एससी के जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या है और इतना टफ क्या प्रोसेस है। तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, इससे पिछली वाली लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में कोई प्रस्ताव आता है,
तो राष्ट्रपति को ऐसे तो हटाया नहीं जा सकता, संसद द्वारा हटाया जाता है। तो संसद कैसे हटाएगी इसको समझिए। मानिए राष्ट्रपति जी को हटाने का प्रस्ताव लाया जाए, मानिए कि लोकसभा में या तो लाया जाएगा, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलके बनता है, तो या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा। तो अगर लोकसभा में आता है तो इस ऐसे मत के समर्थन के लिए, इनको हटाए जाने के मत के समर्थन के लिए कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। जो संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य हैं, वो 100 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे कि हाँ भाई ये जो जज हैं, ABC जो भी जज हैं, वो असमर्थ हैं कार्य करने के लिए, तो इनको हटाया जाना चाहिए। तो अगर ऐसे चीज का प्रस्ताव आएगा तो सबसे पहले लोकसभा में अगर आया तो 100 सदस्यों की आवश्यकता होगी, और अगर राज्यसभा में पहले आता है तो 50 सदस्यों को, 50 मेंबर जो हैं वो साइन करेंगे। जब ये 50 सदस्यों का हस्ताक्षर हो जाएगा तब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जब साइन हो जाएगा तब ये प्रोसेस कहाँ जाएगा। मान लीजिए कि अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मानिए कि सबसे पहले लोकसभा में जजों को हटाने के संबंध में प्रस्ताव आता है और लोकसभा में 100 लोग हस्ताक्षर कर देते हैं। अब क्या होगा, अब सबसे पहले क्या होगा कि यह मामला जाएगा स्पीकर के पास, स्पीकर के पास यानी लोकसभा अध्यक्ष के पास। अब स्पीकर क्या करेगी, तो चाहे तो स्पीकर स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, और या चाहे तो अस्वीकार भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर स्पीकर का रोल आपको देखने को मिलता है, वो उनके मन पर होता है। अगर वो चाह लिए कि अस्वीकार कर दिए कि नहीं ये प्रस्ताव सही नहीं है, तो वो प्रस्ताव वहीं खत्म भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 100 लोगों का हस्ताक्षर हुआ, फिर स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर महोदय देखेंगे कि हाँ असमर्थ, क्या यह जज जिसके बारे में बात की जा रही है असमर्थ है या कदाचार है, इस तरीके की अगर चीज़ों को देखते हैं तो हिसाब से वह स्वविवेक से निर्णय करते हैं, स्वविवेक से, उसमें कोई उनको सलाह नहीं देता है। उसके बाद जब मान लीजिए कि स्पीकर स्वीकार कर लिए तो क्या करेंगे, तो जांच समिति बनाएंगे। एक यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक जांच समिति बनाएंगे। ये ऐसा है भाई, जज की बात है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात है, तो प्रोसेस भी टफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि संसद मन चाहा तो किसी को भी हटा दे। तो एक समिति बनेगी, एक जांच समिति, और जांच समिति में क्या होंगे, 3 मेंबर होंगे। वो कौन कौन होंगे, एक तो होगा SC का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरे होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, उसके बाद हाई कोर्ट के जज होंगे, और तीसरा कौन होगा, विधिवेत्ता। मान लीजिए वर्तमान में सुभाष कश्यप सब जी हैं, उस तरीके के विधिवेत्ता को भी इस कमेटी में रखा जाएगा और वो जांच करेंगे। ठीक है, अब वो अगर वो जांच करेंगे और वो जांच करने के बाद यह समिति यह पाती है कि आधार सही है, आधार सही है, एक सेकंड इधर ऊपर देखते रहिएगा, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। अगर यह जांच समिति यह पाती है कि आधार सही है तो क्या होता है, लोकसभा में इस पर चर्चा और मतदान होता है। लोकसभा में चर्चा मतदान होगा। ये चर्चा के संबंध में जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे बताऊंगा क्यों। ठीक है, चर्चा और मतदान होगा, और मतदान कैसे होगा, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का तात्पर्य क्या है, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3, पूरी जगह खत्म। विशेष बहुमत का क्या मतलब हुआ कि उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 की बात की जा रही है। ठीक है, यानी क्या है, मान लीजिए लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, मान लीजिए 545 सदस्य हैं, उसमें से उपस्थित हैं 300, तो उसमें से वो वोटिंग होती है। उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 सदस्य अगर पारित कर देते हैं, उस पारित करने के बाद फिर कहाँ जाएगा, फिर ये जाएगा स्पीकर के पास, फिर यह स्पीकर के पास जाएगा और राज्यसभा में फिर यही प्रोसेस दोहराया जाएगा, बस वहां जांच कमेटी नहीं बैठेगी। अर्थात क्या है, फिर से बोल दे रहा हूं, यहां उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 से जब पारित कर देंगे तो यह मामला जाएगा स्पीकर के पास कि अब आप हस्ताक्षर कीजिए। अब स्पीकर जब साइन कर देंगे तो फिर यह जाएगा राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में क्या होगा, फिर वहां पर भी स्पेशल मेजॉरिटी का यूज होगा, विशेष बहुमत का प्रयोग होगा, विशेष बहुमत का यूज होगा, और वहां से विशेष बहुमत का प्रयोग करने के बाद
फिर सभापति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, यानी उपराष्ट्रपति जी के पास। और जब सभापति जी हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसके पास जाता है वो राष्ट्रपति महोदय के पास, और वहां से जब राष्ट्रपति महोदय साइन कर देंगे उस दिन से वो जज हटा दिया जाएगा। तो अब फिर से इसको चूंकि बहुत वैसे हो गया है, इसमें मैं बता देता हूँ फिर से आप लोगों को। देखिए होता क्या है, सबसे पहले आप किसी को हटाएंगे तो आधार बताना पड़ेगा ना कि किस आधार पे आपको हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 आधार बताए गए हैं, असमर्थता और कदाचार। असमर्थता कैसा कि मान लीजिए कोई जज है, अब वो समर्थ नहीं है, हो सकता है मानसिक रूप से सही ना हो। और दूसरा होता है कदाचार, मान लीजिए उसका आचरण अच्छा ना हो, नैतिक आदमी ना हो। ठीक है, इस 2 आधारों के पर क्या होगा कि सबसे पहले हटाने का प्रस्ताव लाया कहाँ जाएगा, तो पार्लियामेंट में लाएंगे हम, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्लियामेंट में लाएंगे। तो पार्लियामेंट में किस सदन में लाएंगे, चाहे आप लोकसभा में ले आइए चाहे राज्यसभा में। अगर लोकसभा में लाते हैं तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। 100 सदस्यों का जब हस्ताक्षर होगा तभी यह प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और अगर राज्यसभा में मान लीजिए हम लोग पहले लाते हैं तो राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। राज्यसभा में कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद क्या होगा कि यह मामला जाएगा, फिर मान लीजिए कि हम लोग लोकसभा में ही पहले लाए, लोकसभा में आया, 100 लोगों ने उस पर साइन किया, साइन करने के बाद जाएगा सबसे पहले स्पीकर के पास। स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, वह उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है, चाहे तो वह स्वीकारें चाहे तो अस्वीकार कर दें कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, या फिर ये कहे नहीं इस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए स्पीकर स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये प्रोसेस, इनको हटाने का प्रोसेस हम आगे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, एक जांच समिति बनाई जाती है। जांच समिति सबसे इंपॉर्टेंट है, यह जिस सदन में हम लाते हैं इनको हटाने का प्रस्ताव, उसी सदन में जांच समिति बनाई जाती है। क्योंकि यहाँ लोकसभा में हम पहले ला रहे हैं तो जांच समिति लोकसभा में बनेगी। जांच समिति में कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, हाई कोर्ट का जज होगा, मान लीजिए हाई कोर्ट के संबंध। और तीसरा होता है विधिवेत्ता। विधिवेत्ता का मतलब जैसे जो कानून का जानकार हो, संविधान का जानकार हो। ऐसे में आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लीजिए, जिनकी आप बुक पढ़ते हैं, सुभाष कश्यप जी, सुभाष कश्यप जी। ठीक है, अब जब यह जांच समिति यह प्रूव करती है कि नहीं जो इन पे आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, तो यह आधार जब सही हो जाता है तो यह कहाँ जाता है, लोकसभा में चर्चा और मतदान के लिए। अब लोकसभा में पहली बार जजों के आचरण को लेकर चर्चा होती है, यही एकमात्र जगह है हटाए जाने के संबंध में जहां पर चर्चा होती है। और फिर लोकसभा में मतदान होता है। मतदान में कौन सी मेजोरिटी हम यूज करेंगे, तो ये करेंगे विशेष बहुमत की, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, उपस्थित तथा मतदान करने वाला का 2/3 बहुमत के साथ। ठीक है, वहां से हम करने के बाद मान लीजिए जब यहां से पास हो जाएगा लोकसभा से, तो किसके पास जाएगा, फिर जाएगा वो स्पीकर के पास, स्पीकर महोदय के पास, और स्पीकर उस पर साइन करेंगे। स्पीकर के साइन करने के बाद फिर से यह जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में जाने के बाद क्या होगा, वहां पर भी विशेष बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। और वहां विशेष बहुमत का क्या मतलब, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 सदस्यों के साथ तथा बहुमत। उसके बाद फिर जाता है यह सभापति महोदय के पास। सभापति कौन होता है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है, और जिस दिन सभापति पास कर इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके बाद यह जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जिस दिन वो पास कर देते हैं उसी दिन समझ लीजिए इनको हटना पड़ता है, जज को हटना पड़ता है। तो ये हमने, हालांकि ये पूरा के पूरा मैंने पिछले जो पॉलिटी का सबसे लास्ट वीडियो है उसमें मैं ढंग से डिटेल में बताया हूँ, वो तो मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एक बार बता दिया, कुछ नए बच्चे जुड़े थे इसलिए। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे का चलते हैं कि उसके आगे हम लोग राष्ट्रपति वाले सेक्शन में और क्या क्या शुरू करेंगे। राष्ट्रपति कह रहा हूं, जुडिशरी में। अब हम लोग नए टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो है तदर्थ न्यायाधीश। ये हम लोगों का टॉपिक है तदर्थ न्यायाधीश। इसी पे हम लोग बात करेंगे कि तदर्थ न्यायाधीश क्या है। एग्जाम, कई बार आप इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी देखे होंगे तदर्थ न्यायाधीश के संबंध में। तो चलिए हम लोग तदर्थ न्यायाधीश के बारे में समझते हैं। देखिए, तदर्थ न्यायाधीश की जो व्यवस्था है अनुच्छेद संविधान में, वो आर्टिकल
127 में है, 127 में, अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, कितना बताया था मैंने, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 33+1 अभी किया गया है 2019 में। तो अब मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि जज नहीं होते, जज अवेलेबल नहीं होते कोरम पूरा करने के लिए। कोई भी काम ऐसे नहीं शुरू हो सकता कि एक जज ही उपस्थित है और सुप्रीम कोर्ट चलाई जाए। तो एक मिनिमम कोरम होता है। जैसे जैसे हम लोगों के संसद का होता है कि मिनिमम 10% लोग होंगे तभी संसद चलती है, उसी तरीके से न्यायाधीशों के संबंध में भी यही चीज होती है, खास तौर में सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर कोरम नहीं है, कोरम का मतलब क्या होता है कि मिनिमम वो जो जज जिससे कार्यवाही को शुरू की जाए, तो क्या होता है कि कुछ जजों को बुलाया जाता है। अगर कोरम पूरा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट नहीं चलाई जा सकती, तो इस संदर्भ में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या करते हैं, इस पद पर किसी की नियुक्ति करते हैं। कुछ जजों की नियुक्ति की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कुछ जज कहाँ से आते हैं। ये जो अभी हमने बात आपको बताई कि आर्टिकल 127 के तहत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है, मिनिमम जितने जज चाहिए काम शुरू करने के लिए उतने आदमी नहीं हैं, तो क्या होगा, तो कुछ नए आदमियों को बुलाया जाएगा, कुछ नए जजों को बुलाया जाएगा। तो ये कौन बुलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। और वो कुछ जज आते कहाँ से हैं, ये आते हैं हाई कोर्ट से, किसी भी हाई कोर्ट से बुलाया जा सकता है। इनमें क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, अब पिछला वीडियो देखिएगा कि जज सुप्रीम कोर्ट के जजों के जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने क्या बताया था। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही जज को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा तदर्थ न्यायाधीश क्या है कि जब आपका सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम कुछ जजों की आवश्यकता होती है जिनके बाद ही सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा सकता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए 10%, मान लीजिए 33+1 का हमारे यहाँ सिस्टम है, 33 जज हैं, एक सीजीआई है। अगर इनमें से मिनिमम 10% यानी 3 से 4 जज भी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ की नियुक्ति की जाती है। मान लीजिए नियुक्ति नहीं हुई है, तो कुछ जो जजों को बुलाया जाता है उनको कहा जाता है एडहॉक अपॉइंटमेंट, यानी तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज, ठीक है। एडहॉक जज कहता है। तो उनको बुलाया कहाँ से जाएगा, कोरम पूरा ना होने पर। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई क्या करेंगे, जिन जजों की हाई कोर्ट से बुलाते हैं, जिन जजों में सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता होती है, उन्हीं को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। हाँ, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैं अभी नहीं बताया हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से कर सकते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो मनमाने तरीके से नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, पूर्व अनुमति आवश्यक है। समझे बात को कि पहले सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई क्या कहेंगे, राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे कि देखिए हमारे यहाँ क्या है, कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है, हमको कुछ जजों की रिक्वायरमेंट है। तो क्या कहेंगे ठीक है आप नियुक्ति कर लीजिए। तो राष्ट्रपति जब अनुमति दे देंगे तो वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट से कुछ जजों को, जितने जजों की आवश्यकता है उनको वो लेंगे जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता हो, ठीक है। तो वहाँ से वो क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। इसी को हम कहते हैं एडहॉक अपॉइंटमेंट या फिर तदर्थ न्यायाधीश। अब याद रखिएगा ये बात कि ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में इसकी व्यवस्था है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको याद रखिएगा। कभी कभी स्टेटमेंट में आपको दे देगा कि होगा क्या, आपको सीधे बोला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पे तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है।
तो ऐसा नहीं है, केवल और केवल तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था किस में है, वो है आपके सुप्रीम कोर्ट में। तो नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट लिख के मैं दे दे रहा हूँ, ओनली इन एससी सुप्रीम कोर्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही व्यवस्था की गई है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तदर्थ न्यायाधीश के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यूपीपीसीएस में क्या पूछा जाएगा, तो आर्टिकल पूछा जा सकता है या इससे रिलेटेड कोई भी बात, और यूपीएससी में भी पूछा जाएगा तो अपॉइंटमेंट को ही लेके पूछा जाएगा कि किसकी रिकमेंडेशन पे होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं वो किसके रिकमेंडेशन पे करते हैं, तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और किसकी करते हैं नियुक्ति, तो हाई कोर्ट के जज की करते हैं, जो कि जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने की कंडीशन होती है। जो एससी में जज बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। क्या तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था हाई कोर्ट में है? नहीं, केवल एससी में, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये याद रखिएगा, ये 3-4 पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था हाई कोर्ट में क्यों नहीं है, तो बहुत सिंपल इसका आंसर है। इसका आंसर इसलिए सिंपल है क्योंकि हाई कोर्ट में एससी का मतलब हाई कोर्ट में गणपूर्ति की व्यवस्था नहीं है, कोरम की व्यवस्था नहीं है। कोरम की व्यवस्था नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने तदर्थ न्यायाधीश के संबंध में समझा। अब हम लोग इसके अगला चलते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक आता है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का आता है, छोटा सा टॉपिक है। अब हम लोग कहाँ पे बात करेंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के संबंध में। हम लोग किसकी बात करते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के संबंध में। तो अब देखिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, मान लीजिए कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश का पद है, मुख्य जो सीजीआई उनका जो पद है, या तो अनुपस्थित हो जाए, मान लीजिए किसी कारणवश मृत्यु हो जाए और उतनी जल्दी नियुक्ति ना हो पाए, अनुपस्थित हो जाए, या वो किसी बीमार हो जाए, या कुछ ऐसी बात हो जाए कि उनका पद रिक्त हो जाए। जैसे होता क्या है कि कोई व्यक्ति सीजीआई है, या तो बीमार पड़ गया तो कुछ दिनों तक वो काम नहीं देख सकता, या फिर वो मृत्यु हो जाए और उतनी जल्दी नियुक्ति ना हो पाए। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का काम कैसे होगा, तब क्या होता है, तो ऐसी परिस्थिति को देखने में क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को क्या करेंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देंगे। एसीजीआई का मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस। यानी देखिए, अब कौन निर्णय करेगा, मान लीजिए कि खुद सीजीआई ही मौजूद नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, वो बहुत सिंपल सी बात है। तो उनके बिहाफ पर कौन बताएगा कि अब कौन रहेगा एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो फिर सबसे बड़ा सर्वोच्च पद कौन सा होता है, राष्ट्रपति महोदय का। तो राष्ट्रपति महोदय क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो वरीयता क्रम में दूसरे, तीसरे, चौथे जो भी होंगे सीजीआई के बाद, उनमें से किसी की नियुक्ति करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को जानना है, ये जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यह व्यवस्था दोनों ही जगह है। हाई कोर्ट में भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी आता है तो भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात देखिए, इंसान ही है, कोई भी घटना घट जाए,
पद तो रिक्त नहीं रख सकते ना, उसी पद के लिए क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति महोदय को पावर दी जाती है। तो कभी आपको स्टेटमेंट में इस तरीके से दे दे कि तदर्थ न्यायाधीश जो हम कई बार पढ़े, एडहॉक जज, और दूसरा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, दोनों के दोनों एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये दोनों के दोनों केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति होती है, तो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। सही आंसर क्या है कि जो एडहॉक अपॉइंटमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, और एक्टिंग चीफ जस्टिस की जो व्यवस्था है वो किस में होती है? एक्टिंग चीफ जस्टिस की व्यवस्था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह होती है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझे कि एडहॉक अपॉइंटमेंट और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। देखिए इन सब टॉपिकों से बहुत स्टेटमेंट वाइज इक्वल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बस हमको स्टेटमेंट के हिसाब से तैयार रखना है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। किस परिस्थिति में करेंगे? जब CGI जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अनुपस्थित हो या पद रिक्त हो जाए। और क्या यह व्यवस्था कहाँ पर है? तो यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पे इसकी व्यवस्था है। ठीक है, ये बात आप 3-4 बातें याद रखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको डील करने में दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग चलते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे अनुच्छेद 130 में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के स्थान के संबंध में बतलाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पे होगा। जैसे नॉर्मली हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। तो इसके संबंध में भी बतलाया गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था और कहीं भी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। तो बस इस बात को याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्थान का परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। जैसे दिल्ली के बजाय कहाँ हो जाए? हैदराबाद हो जाए, श्रीनगर हो जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के स्थान का परिवर्तन हो सकता है समय समय पर। और ये कैसे होगा? तो ये CGI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर क्या कर सकते हैं? स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्या है, आर्टिकल 130 में के तहत क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के स्थान के संबंध में बतलाया गया है। अब इसमें क्या क्या बताया गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का स्थान केवल और केवल न्यू दिल्ली ही रहेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का स्थान केवल नई दिल्ली रहेगा? तो ऐसा नहीं है। नई दिल्ली के अलावा हम चाहे जहां भारत के किसी भी भाग में, चाहे तो मिजोरम में ही क्यों ना, कहीं पर भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है कि भारत के जो CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी क्या है, राष्ट्रपति जी के पास कहें ऐसी व्यवस्था की जाए कि मार्च महीने में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के स्थान को चेंज करके कहाँ कर दें? हैदराबाद कर दें, मिजोरम कर दें, कहीं पर भी कर दें। तो यह व्यवस्था भारत में की गई है संविधान के अनुसार। अब याद रखिएगा कि भारत में ऐसी व्यवस्था की भी जा चुकी है। जैसे एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो हैदराबाद भी रखा गया है, वहीं श्रीनगर में भी सुप्रीम कोर्ट चलाया गया है। तो ये बात याद रखिएगा। और कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 130 में। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातों को भी याद रखा कीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज कहीं भी आपको क्वेश्चन में MCQ में वो देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक के बाद कि क्षेत्राधिकार। और क्षेत्राधिकार से पहले हम लोग कुछ और भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई और ऐसी बिंदु हैं जिसको हमको जानना जरूरी है। अब एक बात और है कि जैसे अभी हम लोग बात किए थे कि क्या
सुप्रीम कोर्ट क्या हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों के आचरण के संबंध में उस पर कहाँ वार्ता कर सकते हैं, किस जगह पर केवल उस पर बात हो सकती है? यह भी हम लोगों ने हटाए जाने संबंधी प्रावधान के समय में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन या हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनके आचरण के संबंध में हम लोग कहाँ किस जगह पे बात कर सकते हैं, चर्चा कहाँ हो सकती है? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, तो लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था संसद है। तो क्या संसद इस पर बात कर सकती है आचरण के संबंध में? तो बस यही बात आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में बनाए रखिएगा कि पूरे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजों के आचरण के संबंध में, उनके कैरेक्टर पर अगर बात हो सकती है तो सिर्फ हटाए जाने संबंधी प्रावधान में जब चर्चा मतदान होती है तब केवल बात हो सकती है, बाकी कहीं भी नहीं हो सकती। कारण क्या है कि हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम जजों के आचरण के संबंध में बात ना करें। यह सिर्फ एक जगह व्यवस्था की गई है, वो भी कहां पर की गई है? यह कहां पर की गई है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को जब हटाए जाने संबंधी हम लोग बात करते हैं तब यह बात सुप्रीम कोर्ट के या ऑब्लिक हाई कोर्ट के जजों को हटाने का जब प्रस्ताव आता है उस समय हम केवल उनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, यानी और एक और बात याद रखिएगा कि आर्टिकल वो तो हम लोग हालांकि पढ़ेंगे कि आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का जो निर्णय दिया है वो निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, पुनरावलोकन कर सकती है। ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे जब न्यायपालिका की अवमानना के विषय में, तो भी बात करेंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए कोई जजमेंट दे दिया, मान लीजिए आज जजमेंट दे दिया कोरोना को लेके, और ज़रूरत पड़ी तो 1 साल बाद उस जजमेंट का रिव्यू खुद सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। ठीक है, वो तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत होगा, लेकिन अभी बताएंगे उसको आगे चल के। तो ये 2-3 बातें याद रखिएगा। एक बात और दिमाग में याद रखिएगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट, इनके जो जज होते हैं, जज रिटायर होने के बाद क्या वकालत कर सकते हैं? रिटायर होने के बाद किसी भी बस याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी न्यायालय, जैसे मान लीजिए कि कोई वकील है, भाई वकील अगर आप जज हैं तो आपके अंदर वकालत करने की भी क्षमता होती है, वो डिग्री तो लेके जाते हैं एलएलबी वगैरह करके, तो आप वैसे ही जुडिशरी देते हैं। तो जैसे किसी आदमी का क्या है कि रिटायर हुआ तो सोचा कि चलो वकालत तो कर ही सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज रिटायर हो गए तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक नॉर्मल सी बात है, कोई आदमी रिटायर हुआ, उसके अंदर क्षमता है, वो चाहता है कि यार हम भी कुछ करें, खाली टाइम बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है और वो रिटायर हो गया है तो किसी भी जगह पर वकालत नहीं करेगा। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है, तो आपके दिमाग में आएगा कि कई जगह आप लोग सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज ये बन गए, कोई संवैधानिक पद धारण कर लिए, ये भी तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। जैसे मान लीजिए कि रंजन गोगोई जी थे, वो क्या किए कि रिटायर हो गए, और आप अभी हमने पढ़ाया कि वो कोई काम नहीं कर सकते रिटायर होने के बाद, तो नहीं। इसका सबसे अच्छा आंसर जानते हैं क्या है कि जब भी कोई जज रिटायर हो जाता है, मान लीजिए कि कोई जज रिटायर हो गया और वह कार्य नहीं कर सकता, परंतु संवैधानिक पद धारण कर सकता है।
संवैधानिक पद धारण कर सकता है, ये बात हमेशा याद रखिए, पद धारण कर सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? रिटायर्ड सीजीआई ऑफ इंडिया, यही नियम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब आयोग के संबंध में पढ़ेंगे। दूसरा चीज, मान लीजिए कि अभी राज्यसभा में गए हमारे रंजन गोगोई जी, उसके बाद और वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट या कोई भी पद ये धारण कर सकते हैं। तो तीन बातें थोड़ा सा आप दिमाग में बनाए रखिएगा, क्या कि संविधान, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं रिटायर होने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, परंतु क्या है, संवैधानिक पद धारण कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को आपको किसी अलग तरीके से पेश कर सकता है यूपीएससी चाहे यूपीपीएससी। दूसरी चीज क्या है, आप कभी भी जजों के आचरण के संबंध में कहीं पर भी चर्चा नहीं की जा सकती, खासतौर पर संसद में, लेकिन केवल एक जगह पर चर्चा की जाएगी, वो भी कब, जब उनको हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन होगा संसद में। और तीसरी बात, आर्टिकल 137 के तहत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का न्यायिक पुनराविलोकन कर सकती है। तो ये आपका पूरा जो कुछ छोटी छोटी जो बातें होती हैं जो आपको स्टेटमेंट वगैरह में मिलती हैं, तो वो बता दी गई हैं। अब जो आपका अगला टॉपिक आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो वही सबसे बड़ा कहते हैं कि जुडिशरी का सबसे मेन चीज़ है, वो क्या है, क्षेत्राधिकार, जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे जुरिस्डिक्शन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे इस पूरे सेक्शन में।